जब बात दूसरी दुनिया की होती है तो हमें सिर्फ भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल और जिन इनके बारे में ही ज़्यादा मालूम होता है। हाँ, अलग अलग भाषाओं के अंदर इनके नाम जरूर अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो बस इन्हें 4-5 गिने चुने कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। तो क्या दूसरी दुनिया में बस इतने ही प्रकार हैं? क्या वो दूसरी दुनिया इतनी ही सीमित है? हम इंसानों की ही दुनिया में कई सारे प्रकार के जीव हैं। यहाँ तक कि हम इंसानों के अंदर ही कितने तरह के अलग अलग दिखने वाले, अलग अलग रहन सहन वाले, अलग अलग विचारों वाले और तो और अलग अलग तरह की ताकत वाले लोग रहते हैं। तो क्या मुमकिन नहीं कि दूसरी दुनिया में भी ऐसे ही कई सारे अलग अलग तरह की ताकतें होंगी जिनसे हम अनजान हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक फॉरेस्ट गार्ड हूँ। 2015 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2015 से लेकर 2019 तक मैंने कंकेर डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी की और फिर 2019 में मुझे एक अति दुर्गम में भेज दिया गया। मैं किसी कारणवश आपको उस गांव का नाम नहीं बता सकता। बस इतना बता दूं कि वो काफ़ी कम आबादी वाला गांव था, जहां ना तो सड़कें थी और ना ही बिजली। उस गांव के आखिर में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस था और उसके आगे चेक पोस्ट थी, जहाँ से घना जंगल शुरू होता था। कुछ जगहों पर बाइक जाने जैसा रास्ता था, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर पैदल जाना भी मुश्किल था, इतना वो घना जंगल था। गांव वाले लोगों को जंगल के कुछ हिस्सों तक जाने की अनुमति थी, लेकिन घने जंगल वाले इलाके में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी और गांव के लोग भी वहाँ नहीं जाते थे। इसकी दो वजह थी। एक यह है कि घने जंगल के अंदर आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे और उन्हें उनके इलाके में किसी अजनबी का आना पसंद नहीं था। और दूसरी वजह यह थी कि उस जंगल से जुड़ी काफ़ी सारी डरावनी अफवाहें फैली हुई थी। मेरा जब ऑफिस के अंदर पहला दिन था तो उसी दिन हमारे वहाँ के इंचार्ज संजय सिंह, जिन्हें वहाँ के लोग बड़े बाबू कहते थे, उन्होंने मुझे साफ शब्दों में चेताया था कि बिना उनकी अनुमति के मैं जंगल के घने इलाके में ना जाऊं और ना ही वहाँ के आदिवासी लोगों से उलझूं। मैं एक वन रक्षक था और जब मुझे ही जंगल के अंदर यहाँ वहाँ जाने पर पाबंदी लगाई गई तो मुझे बड़े बाबू पर थोड़ा शक हुआ। जंगल के अंदर लकड़ी और जानवरों की तस्करी होना आम बात है और अक्सर ऐसे गैर कानूनी कामों में किसी बड़े ऑफिसर की मिलीभगत होती है। मेरे लिए वहाँ के कर्मचारी नए थे और उनके स्वभाव और उनके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। हाँ, वहाँ एक बात अजीब थी कि कई सालों से बड़े बाबू का तबादला नहीं हुआ था। 12 साल के ऊपर हो गए थे और वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे। जब कोई सरकारी अधिकारी कई सालों से एक ही डिपार्टमेंट में काम करता हो तो थोड़ा शक होना भी जायज़ था। अब बड़े बाबू ने तो मुझे अकेले जंगल जाने से मना किया था, लेकिन एक दिन वही मुझे घने जंगल को दिखाने ले गए। दरअसल मैं वहाँ नया था, इसलिए जंगल का पूरा भाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सीमा और वहाँ के चेक पॉइंट्स मुझे दिखाना जरूरी थे। इसलिए मैं और बाकी कर्मचारी डिपार्टमेंट की गाड़ी लेकर जंगल का चक्कर लगा रहे थे। वहाँ का जंगल काफ़ी घना और जंगली जानवरों से समृद्ध था। काफ़ी सारे दुर्लभ जीव भी वहाँ मौजूद थे, जिनके वहाँ होने की मुझे उम्मीद नहीं थी। जंगल की सीमा और चेक पॉइंट्स देख लेने के बाद बड़े बाबू ने उस जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासियों का कबीला भी दिखाया। उनका कबीला जंगल के काफ़ी अंदर था और वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हमने काफ़ी दूरी पर अपनी गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही उस कबीले तक गए ताकि मेरा उनसे और उनका मेरे से परिचय करवा सके। मुझे बड़े बाबू ने काफ़ी साफ शब्दों में कहा था कि जंगल के अंदर ये आदिवासी जो भी करे उन्हें करने दिया करो, उनके किसी भी काम में हस्तक्षेप ना करो। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी क्योंकि ये जंगल सरकार का संरक्षित इलाका था। किसी को भी कुछ भी करने की अनुमति यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े बाबू का उनके प्रति झुकाव मुझे साफ महसूस हो रहा था। उन लोगों ने भी बड़े बाबू का काफ़ी अच्छे से सम्मान के साथ स्वागत किया, जैसे वो उनके घर के ही लोग हों। उन आदिवासियों की अलग भाषा थी जिसे मैं तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बड़े बाबू को वो अच्छे से आ रही थी।
तब मुझे लगा कि बड़े बाबू भी उसी समुदाय से होंगे, इसलिए उनका झुकाव भी उनके प्रति ज़्यादा था। जब मैं उन आदिवासियों के कबीले के अंदर घूम रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ कई सारी ऐसी वस्तुएं थी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, जैसे शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाली बंदूक, पिंजरे, लोहे के बड़े बड़े भाले, जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए जाने वाले ट्रैप। अब यह बात तो मैंने बड़े बाबू या किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं कही, क्योंकि मैं समझ चुका था कि इन लोगों का इन तस्करी वाले लोगों के साथ साठगांठ है। मैंने तय किया कि इन लोगों को रंगे हाथ पकड़कर इस पूरे गैंग का भांडा फोड़ूंगा, इसलिए उस वक्त मैं चुप रहा। उसके बाद मैं हर रोज़ अकेले जंगल में शिकारियों की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगा। हालांकि जंगल बहुत बड़ा और घना था, तो यह काम इतना भी आसान नहीं था। यह काम करते हुए मुझे लगभग 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तो कोई शिकारी मेरे हत्थे नहीं चढ़ा था। हाँ, लेकिन शिकार तो हो रही थी, यह पक्का था। और अक्सर मुझे पूर्णिमा वाली रात के अगले दिन ही शिकार हुए जानवरों के अवशेष मिलते थे, यानी वो शिकारी पूर्णिमा की रात को ही शिकार करते थे। जाहिर सी बात थी कि पूर्णिमा की रात को उजाले की वजह से उन्हें शिकार करने में काफ़ी आसानी होती होगी। जब मैंने यह बात बड़े बाबू को बताई तो उन्होंने उन सारे सबूतों को ही झुठला दिया और कहा कि इस जंगल में कोई शिकारी नहीं है। जो आदिवासी यहाँ है वो सारे के सारे शाकाहारी हैं, इसलिए मैं ऐसी फालतू की बातों के पीछे वक्त जाया ना करूं। लेकिन मैंने तो तय कर लिया था कि मैं बड़े बाबू और उनकी गैंग का पर्दाफाश करके दम लूँगा। एक ऐसी ही पूर्णिमा वाली रात थी। चांद पूरी तरह से खिला हुआ था और उसकी साफ रोशनी में पूरा जंगल जगमगा रहा था। उस रात मैंने तय किया कि मैं अकेले जंगल के इलाके में जाऊंगा, क्योंकि चांद की काफ़ी साफ रोशनी थी और उस रोशनी में उस घने जंगल में मैं साफ साफ देख सकता था, तो चलने में भी मुझे मुश्किल नहीं आएगी। और अक्सर शिकार पूर्णिमा की रात को ही होते थे। खाना खाने के बाद तकरीबन 10:30 बजे मैंने देखा कि हमारे क्वार्टर के सारे घरों की लाइटें बंद थी। बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैं चुपचाप अपनी पिस्टल लेकर घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल का रास्ता वैसे भी खराब ही होता है, इस वजह से मैं काफ़ी संभल कर और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस रात जंगल में कुछ अजीब सी खामोशी थी। किसी भी जानवर की कोई भी आवाज़ नहीं गूंज रही थी। जानवर मानो जैसे डर के मारे कहीं छिप गए हों। ऐसी खामोशी को महसूस करते ही मुझे समझ आ गया, जरूर आसपास कहीं शिकार हो रहा होगा। मैं काफ़ी संभल कर और बिना किसी आवाज़ किए वहाँ से जा रहा था। मैं बस किसी तरह की कोई भी आवाज़ सुनने की कोशिश में लगा हुआ था, ताकि मुझे किसी की जगह के बारे में पता चल सके। और तभी मुझे किसी जानवर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी जंगली सूअर की थी। मुझे शक हुआ कि जरूर जंगली सूअर का शिकार किया जा रहा होगा, इसलिए मैं तेज़ी से उस आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उस जंगली सूअर की आवाज़ तेज़ होती गई और साथ ही कई सारे लोगों की चहल पहल की आवाज़ें भी आने लगी। मैं समझ गया कि मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और कुछ ही समय बाद मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ शिकार हो रही थी। वह एक थोड़ा खुला हुआ मैदान था जिसके चारों ओर झाड़ियाँ थीं। खुले मैदान के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 लोग एक बड़े से पिंजरे के अंदर एक जंगली सूअर को बंद कर रहा था। उसके पास एक हिरन भी था जिसके गले में लोहे की जंजीर बंधी हुई थी, और वो लोग उन दोनों जानवर को कहीं ले जाने की फिराक में थे। अब मेरे पास पिस्टल थी, इसलिए मैं बिना डरे उनके सामने आया और उन पर बंदूक तान दी और कहा, तीनों के तीनों वहीं रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा। चांद की उस दूधिया रोशनी में पहले तो मैं उन तीनों को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वो मेरे नज़दीक आए मैं उन्हें पहचान गया। उन तीनों में से एक आदमी उस आदिवासी बस्ती का मुखिया था और वो 2 लोग भी उसी बस्ती के थे। अच्छा, तो मुखिया भी शामिल है। चलो छोड़ो उन जानवरों को। देखो बाबू, तुम इस झमेले में ना ही पड़ो तो बेहतर है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और हमें हमारा काम करने दो, उस मुखिया ने कहा, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, क्यों, तेरे बाप का जंगल है क्या? मेरा इस तरह का जवाब सुन मुखिया के दोनों साथी तिलमिला उठे और उनमें से एक ने जोर से कहा, देख सरकारी बाबू, हमारे काम में टांग मत अड़ा, वरना।
वरना? वरना क्या? यही गोली चलाकर ठोक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे ऐसे तेवर देखकर उस मुखिया ने थोड़ी नरमी से कहा, देखो बाबू, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। हम ये शिकार अपने लिए नहीं ले जा रहे, ये तो हमारा रिवाज है। हम इन्हें बलि के लिए ले जा रहे हैं, और इनकी बलि नहीं दी तो हम पर भारी संकट आ सकता है। 2 सेकंड के अंदर अगर तुमने उन जानवरों को नहीं छोड़ा तो मैं यही तुम्हारी बलि दे दूंगा, समझे? तुम्हारे बाप का जंगल है क्या? मैं सब गुस्से से बोल ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी और मेरे हाथ से मेरी बंदूक छीनकर मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मैंने देखा कि वहाँ तकरीबन 8 से 10 उस कबीले के लोग थे और उन सब के हाथों में बंदूकें थीं जो उन्होंने मेरी ओर तान रखी थी। तभी वो मुखिया उनकी भाषा में कुछ बोला और फिर उन लोगों में से 2 लोग आगे आए। उन्होंने गुस्से से मुझे उठा लिया और मेरे हाथ पीछे की बांध दिए। देखो, ये तुम गलती कर रहे हो। मैं एक सरकारी आदमी हूँ और अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे कबीले का देखो क्या हाल करेंगे पुलिस वाले। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उनकी आदिवासी भाषा में बात कर रहे थे जो मेरी समझ से परे थी। हाँ, बस मैं इतना समझ गया कि वो कहीं जाने की जल्दी कर रहे थे। उसके बाद वो लोग सुअर, हिरण और मुझे जल्दबाजी में किसी दूसरी जगह ले जाने लगे। उस वक्त मैं काफ़ी डर गया क्योंकि मैं अकेला था और वो जंगल का इलाका। अगर इन आदिवासियों ने मुझे मार भी दिया तो शायद ही मेरी तलाश होगी और शायद ही किसी को पता चलेगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। अब मैं डर गया था, इसलिए मैं उनसे जान की भीख मांगने लगा, अपने आप को छुड़ाने की विनती करने लगा। लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए ले जा रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद उनके कुछ साथी और भी जुड़ गए। उनके हाथों में मशालें थीं, अपरिचित पेड़ों की टहनियाँ थीं, काफ़ी सारे नींबू थे और सामानों से भरे थैले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कार्यक्रम के लिए कहीं जा रहे हो। उन सब के हाथों में तेज हथियार भी थे, जिसे देख मेरा दिल और भी ज़्यादा धड़कने लगा। मैं उनसे अपनी जान बख्शने की भीख मांग मांग कर थक गया था और मेरा गला भी सूख चुका था, लेकिन वो मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि वो सुन भी नहीं रहे थे। इसलिए मैं भी अब खामोश हो गया था और चुपचाप उनके साथ चलने लगा। वो मुझे जंगल के काफ़ी ज़्यादा घने भाग में ले गए। वह एक दलदल से भरा तालाब था जिसके अंदर पानी से ज़्यादा कीचड़ था। तालाब के पीछे पत्थरों से बनी एक बड़ी सी दीवार थी और उसके आगे थोड़ा खुला हुआ और साफ किया हुआ मैदान था। जब सारे लोग वहाँ आए तो उन सब ने अपने अपने साथ लाया हुआ सामान वहाँ रख दिया और फिर वो उस मैदान से काफ़ी पीछे झाड़ियों के पास जाकर खड़े हो गए। वो जो 2 लोग मुझे पकड़े हुए थे, उन्होंने मुझे मैदान के बाहर के एक पेड़ से बांध दिया। जब मैं अपने आप को छुड़ाने की उनसे विनती करने लगा तब उन दोनों में से एक ने कहा, तू मरेगा नहीं, बस खामोश रहे। चिल्लाएगा, शोर शराबा करेगा तो मारा जाएगा। उनके बाद मेरे समझ से परे थी, लेकिन जान बचाने के लिए उन्होंने दी हुई चेतावनी मैंने ध्यान में रखी और उनके कहे अनुसार चुप रहा। उस वक्त वहाँ सन्नाटे जैसी खामोशी थी और जितना डर मेरे चेहरे पर था उससे ज़्यादा डर अब मुझे उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। डर के मारे सारे लोग वहाँ चुपचाप थे। कुछ 4-5 लोग उस वक्त मैदान के अंदर रुके हुए थे, जिनमें से वो मुखिया भी शामिल था, और बाकी सब लोग मैदान छोड़कर बाहर खड़े थे। उसके बाद मैदान में खड़े उन लोगों ने थैले खोले। एक थैले के अंदर राख भरी हुई थी। उनमें से 2 आदमियों ने उस थैले को उठाया और उस तालाब के चारों ओर उस राख से लकीर खींचने लगे। उस राख की लकीर पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन्होंने आधे काटकर नींबू रखे। उन्होंने उस राख की लकीर से तालाब और मैदान को भी घेर लिया था। जिस पेड़ से मुझे बांधा गया था उसके ठीक 5-6 फीट आगे वो लकीर थी। उसके बाद उन लोगों ने मैदान के बीचों बीच 7 लाए हुए पेड़ों की टहनियों को रखा और वहाँ पर जंगली सूअर और हिरन को बांध दिया और मैदान को घेरे हुए मशाले गाड़ दी। जब सब तरफ मशाले गाड़ दी गई तब उस मुखिया ने एक इशारा किया। उसका इशारा देखते ही बहुत सारे लोग तेज़ी से वहाँ से घने जंगल की ओर चले गए, तो कुछ लोग पेड़ पर जा बैठ गए। मुखिया मेरे पास आया। उसने थैले में से एक बोतल निकाली। उसका ढक्कन खोलते ही एक अजीब सी बदबू उस बोतल से आने लगी।
मुखिया ने खुद के ऊपर कुछ बूंदें छिड़की और उसके साथियों पर भी छिड़की और उसके बाद वो पूरी बोतल मेरे ऊपर डाल दी। मेरे पूरे शरीर से बदबू आने लगी। वो क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस बेबसी से उन्हें देख रहा था। उस अजीब से द्रव को छिड़कने के बाद बाकी लोग भी आसपास के पेड़ों पर चढ़ गए और मुखिया उसी पेड़ पर चढ़ गया जिस पर मुझे बांधा गया था। आधी रात हो चुकी थी। चांद सीधा सिर के ऊपर था और उसके सफ़ेद रोशनी की चादर उस तालाब और खुले मैदान में फैली हुई थी। खामोशी इस कदर थी कि हवा से हिल रहे पेड़ों के पत्तों की आवाज़ के अलावा सब कुछ जैसे खामोश था। पेड़ों पर चढ़े उन आदिवासियों की मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और सब खामोशी से उस तालाब की ओर देख रहे थे। काफ़ी समय तक तो उस पूरे इलाके में किसी तरह की भी कोई भी हलचल महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उस दलदल भरे तालाब से हलचल शुरू हो गई। तालाब के अंदर से चपचपाने की आवाज़ें आने लगी। कीचड़ के अंदर किसी तरह की हलचल हो रही हो ऐसी वो आवाज़ें थी। चांद पूरी तरह खिला हुआ था, लेकिन चांद की रोशनी धुंधली होती है, इसलिए वह क्या हो रहा था वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कीचड़ फैल रहा हो और वो सूखे मैदान की ओर बढ़ रहा हो। मैंने उस ओर काफ़ी बारीकी से देखने की कोशिश की और जो मुझे देखा उसे देख मेरी सांस ही अटक गई। उस दलदली तालाब से कीचड़ से सनी कई सारी आकृतियाँ बाहर आ रही थी। वो आकृतियाँ इंसानों जैसी थी। उनका सिर था जिस पर पीले रंग की आंखें थीं। चेहरे पर घावों के निशान थे। चेहरे के कुछ हिस्सों की चमड़ी गल चुकी थी, जहाँ से उनके जबड़े की हड्डियाँ दिख रही थी। मुंह के दांत किसी जंगली जानवर जैसे थे। हाथ और पैर इंसानों के मुकाबले लंबे और पतले थे और वो चीज़ बंदरों की तरह हाथों के बल चलते हुए उस कीचड़ से बाहर आ रहे थे। वहाँ तकरीबन 10 से 15 ऐसे जीव थे। अब वो जंगली जीव थे, प्रेत थे या भूत, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो काफ़ी डरावने और घिनौने थे। वो गुर्राते हुए धीरे धीरे खुले मैदान में आने लगे और उन बंदे जानवरों के नज़दीक जाने लगे। उन्हें नज़दीक आता देख सुअर और हिरन जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगे। बंधी हुई रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन रस्सियाँ काफ़ी मजबूत थीं, जिस वजह से वो जानवर वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते उन अजीब से दिखने वाले जीवों ने उन जानवरों को चारों ओर से घेर लिया। उन जीवों के बीच में से एक जीव इंसानों की तरह दोनों पैरों पर चलता हुआ आगे आया। उसने सबसे पहले हिरन को छुआ, फिर वो उसे सूंघने लगा और देखते ही देखते उसने उस हिरन के गले को अपने दांतों से पकड़ लिया और उसे काटने लगा, जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को काटता है। उस हिरन के गले से खून बहने लगा और वो दर्द के मारे छटपटाने लगा। जैसे ही उसने हिरन को दबोचा, बाकी जीव भी सुअर और हिरन पर टूट पड़े और उनके नुकीले दांतों से उन्हें काटने लगे। वो किसी जंगली जानवरों की तरह उनका मांस शरीर से नोच रहे थे और उन्हें जिंदा ही खा रहे थे। उस पूरे सन्नाटे भरे जंगल में जानवरों की चीख और उन जीवों के गुर्राने की आवाज़ गूंज रही थी। वह दृश्य इतना डरावना और इतना घिनौना था कि मेरे आत्मा तक काँप गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन जानवरों की तरह मेरा भी वैसा ही हाल ना हो, और अगर ऐसा होने वाला भी होगा तो भी मैं उसे टाल नहीं सकता था, क्योंकि मैं बंधा हुआ था। इसलिए मेरे पास एक ही इलाज था कि मैं चुपचाप रहूं और उनकी नज़र में ना आऊं। उस मैदान के अंदर खून खराबा तकरीबन आधे घंटे तक चला। जानवरों ने तड़प तड़प कर कब के प्राण त्याग दिए थे। अब वहाँ सिर्फ उन जीवों के गुर्राने की आवाज़ थी जो उन जानवरों का बचा कुचा मांस खा रहे थे। तभी उसमें से एक जीव जो 2 पैरों पर चल रहा था, उसने मुझे देख लिया और वह धीरे धीरे चलता हुआ मेरे नज़दीक आ गया। उसका चेहरा विकृत था। चेहरे के कई भाग की चमड़ी गल चुकी थी, जहाँ से हड्डियाँ और अंदर की नसें दिख रही थीं। उसके दांत जंगली जानवरों की तरह नुकीले थे। उसकी आंखें बाकी जीवों की तरह नहीं थीं, बल्कि उसकी आंखों के अंदर पुतलियाँ थीं जो लाल रंग की थीं। शरीर की भी चमड़ी कई जगहों से गल चुकी थी। उसका धड़कता दिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह गुर्राता हुआ राख से खिंची लकीर तक आ गया और वहीं से मुझे सूंघने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे।
हालांकि मैं एक समझ गया कि वो उस लकीर के कारण वो आगे नहीं आ पा रहा और इसलिए मैं शायद सुरक्षित हूँ। वो काफ़ी देर तक मुझे घूरता हुआ वही रुका रहा, जैसे वो मुझे खाना चाहता हो, लेकिन उस लकीर के कारण वो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहा था। जब उसे लगा कि वो मेरे नज़दीक नहीं आ सकता, तब वो लौटकर तालाब की ओर जाने लगा और उसके साथ उसके जैसे बाकी जीव भी उस तालाब के अंदर चले गए। उसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ शांति छाई रही। तालाब स्थिर हो चुका था। वो सारे जीव फिर से तालाब के अंदर समा चुके थे। अब उस पूरे मैदान में उन दोनों जानवरों के खून से सनी मिट्टी और उनकी कुछ हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर एक एक कर सारे आदिवासी पेड़ों से उतर गए और एक जगह इकट्ठा हो गए। 2 लोग मेरे नज़दीक आए। उन्होंने मुझे पेड़ से आज़ाद किया। मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतने घिनौने जीव और इतना डरावना दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं वहाँ बोलने तक क्या, कुछ सोचने तक के काबिल नहीं बचा था। मैं इतना डर चुका था कि बार बार यहाँ वहाँ देख रहा था कि कहीं से वो जीव फिर से ना आ जाए। उसके बाद वो आदिवासी मुझे कब अपने साथ उनके कबीले ले गए मुझे समझ ही नहीं आया। उन्होंने मुझे सोने के लिए एक कमरा दिया, लेकिन उस रात डर के मारे मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया। मैं इतना डर चुका था कि कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। आँख लगते ही वो डरावने चेहरे मेरे सामने आने लगते। किसी भी तरह की आवाज़ से मैं डर जाता। सुबह का ठीक से समय मुझे याद नहीं, लेकिन अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ मैंने सुनी। वो आवाज़ बड़े बाबू की थी और शायद वो कबीले के अंदर आए थे। कुछ देर बाद वो मेरे कमरे में आए। मुझे कमरे के अंदर एक कोने में दुबका हुआ देख वो मेरे बाजू में आए। मुझे गले से लगाते हुए कहा, डरो मत राजेंद्र, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। मैं रात भर से डरा हुआ और परेशान था, और जब उन्होंने मुझे इस तरह गले लगाया तो अचानक मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त वो अनजान आदमी मुझे अपने पिता जैसा महसूस हो रहा था। मेरी ऐसी हालत देख वो उन कबीले के मुखिया से और बाकी लोगों से जोर जोर से गुस्से से बात करने लगे। वो उन आदिवासियों की भाषा में बात कर रहे थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके बोलने के तरीके से मैं इतना जान गया कि वो मेरी इस हालत के लिए उन्हें डांट रहे थे और धमका रहे थे। उसके बाद बड़े बाबू मुझे जंगल से बाहर निकालकर पास के एक शहर ले गए और वहाँ मुझे एक होटल के अंदर एक कमरा दिलवाया। मुझसे कुछ दिनों तक वहाँ रुकने के लिए कहा ताकि मेरा डर थोड़ा कम हो जाए। उसके बाद वो सारी बातों को भुलाने में मुझे काफ़ी समय लगा। जब बड़े बाबू को लगा कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक हो चुकी है, तब उन्होंने मुझे उस जंगल से जुड़ी और उस अजीब से दिखने वाले जीवों के बारे में बताया कि आखिर वो जीव क्या थे, कौन थे, वो आदिवासी उन्हें भोजन क्यों देते हैं और इस जंगल से उनका क्या संबंध है। इन सारे सवालों के जवाब बड़े बाबू ने मुझे दिए, जो मैं आपको इसके अगले भाग में बताऊंगा।